Hello and welcome back to the channel English Learner. Today we are going to do another important work of Thomas Hardy which is Far from the Madding Crowd. ये आपके उत्तराखंड सिलेबस का भी पार्ट है और ये बहुत सारे पीजीटी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम और यूजीसी नेट में भी आता है. So let us proceed. The story of Far from the Madding Crowd is a sprawling tale of love, resilience and the cross casuality of life, set against the timeless backdrop of rural Wessex. So basically it's a story about love and resilience और इसका जो background है that is the rural Wessex. Story में major चार characters हैं. First is a shepherd's devotion. Gabriel Oak is a very important character. Three suitors में से Gabriel Oak is very important. And the rise of Bathsheba. Bathsheba कौन है? वो एक लेडी है जिसके लिए वो थ्री सूटर्स आते हैं. सो स्टोरी स्टार्ट ही होती है गैब्रियल ओक के साथ जो कि एक हार्ड वर्किंग मैन है, एक हम्बल शेफर्ड है और फाइनली उसके पास इतना पैसा तो होता है कि वो एक डिसेंट लाइफ स्पेंड कर सके एंड टू रेंट हिज ओन शीप फार्म. सो वो एक बादशेबा एवर्डीन से मिलता है जो एक बहुत ब्यूटीफुल यंग लेडी है, लेकिन वो प्राउड है. शी इज अ प्राउड यंग वुमन लिविंग विद हर आंट. गैब्रियल को बादशेबा से प्यार हो जाता है और वो उसको प्रपोज करता है, लेकिन बादशेबा इसको रिफ्यूज कर देती है, ये बोल के कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी जो है मुझे टेम करे या मैं शादी के अंडर रहूं. मुझे अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है और दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम in this year KVS NVS PGT exam. नाउ ट्विस्ट क्या होता है, एक रात को गैब्रियल जो है उसका यंग अनट्रेन शीप डॉग उसकी सारी शीप को, उसके पूरे फ्लॉक को चेस कर देता है ओवर द क्लिफ. तो शीप पूरी की पूरी खत्म हो गई. सो ही फाइनेंशियली ruined इन अ सिंगल नाइट. सब कुछ बेच देता है क्योंकि जितना डेट होता है वो चुकाना होता है एंड ही फाइनली बिकम्स अ ट्रैवलर लेबरर. While looking for his work, he happens to come upon a fire. एक फायर देखता है वो फार्म पे और वो वहां heroically उसको बचाने चले जाता है, एफर्ट्स लगाता है टू सेव ऑल द हेरिक्स. वो फार्म किसका होता है? वो फार्म जो होता है अनएक्सपेक्टेडली किसका होता है? बादशिबा. बादशिबा के पास तो कोई फार्म नहीं था. फिर ऑल ऑफ अ सडन उसके पास फार्म कैसे आया? बादशिबा जिस आंट के साथ रहती थी उस आंट से उसे बहुत बड़ा एस्टेट मिला. सो उसके लिए वो क्या बन गई थी? अब उसकी ओनर बन गई थी. सो फाइनली उन हेरिक्स को जो है वो गैब्रियल बचा लेता है. सो उस वो गैब्रियल को हायर कर लेती है कि तुम मेरे यहाँ ही एज अ शेफर्ड काम करो और इससे क्या है आप देख सकते हैं कि उनका रोल सोशली जो है उनका रोल रिवर्सल हो जाता है. द वैलेंटाइन प्रैंक. अब देखिए, एक आपने पढ़ा गैब्रियल लोग, तो पहले सूटर तो वो हुए जो बादशेबा को चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे ना. दूसरे हैं आपके विलियम बॉल्डवुड. बादशेबा प्रूव्स टू बी असर्टिव मिस्ट्रेस ऑफ द फार्म. सो एक दिन वो मार्केट डे गई तो उसने विलियम बॉल्डवुड को देखा. वो बहुत एक वेल्दी मैन है, मिडिल एज है, नेबरिंग फार्मर है, लेकिन वो इस बात के लिए जाना जाता है, इस बात के लिए फेमस है कि वो बहुत विमेन के टुवर्ड्स बहुत इनडिफरेंट है. उसका उसका कोई इंक्लिनेशन विमेन के टुवर्ड्स है नहीं. वो इतना ज्यादा ही इज वेरी स्टोनी टुवर्ड्स विमेन. सो एक जैसे कहते हैं ना, प्रैंक करना है, एक जोक करना है, एक ट्रिक करना है, उसी प्लेफुलनेस में बादशाह बोल्डवुड को एक वैलेंटाइन कार्ड भेज देती है और उसमें लिख देती है मैरी मी. बादशाह तो ये बात मजाक में लिखती है, लेकिन विलियम को वो बात, बोल्डवुड को वो बात मजाक में नहीं लेती लगती. वो उसको एज अ जोक नहीं लेता, तो उसके लिए वो अब एक ऑब्सेशन बन जाता है. ही फॉल्स डीपली एंड वेरी डेंजरसली इन लव. और भी बादशाह को प्रेशर करने लग जाता है कि तुम मुझसे शादी करो. बादशेबा को भी गिल्टी तो होता है कि ये जो फायर है, ये जो चीज है, उसको स्टार्ट किसने किया? उसी ने किया है, बिकॉज उसने मजाक मजाक में एक लेटर उसको भेज दिया जिसमें मैरी मी लिखा था. तो शी वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर स्टार्टिंग द फायर. सो वो ऑलमोस्ट अग्री कर ही जाती है कि मैं आपसे शादी करूंगी. नाउ द स्वॉर्ड एक्सरसाइज. अब हम अपने तीसरे सूटर से मिलेंगे विच इज अ सार्जेंट ट्रॉय. एवरीथिंग चेंज जब बादशेबा लिटरली टैंगल हो जाती है अंधेरे में विद सार्जेंट फ्रांसिस, जिसको हम फ्रैंक ट्रॉय बोलते हैं. अभी तक हमने दो सूटर्स पढ़े, एक तो गैब्रियल ओक और एक विलियम बोल्डवुड.
ट्रॉय उन दोनों से ही बहुत ऑपोजिट था। वो बहुत डैशिंग था, मैनिपुलेटिव था और एक ब्राइट रेड कलर की उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इसी का जो एंट्री होता है वो एक बहुत फेमस सीन से होता है। इन होलो अमिस्ट द फर्न्स, ट्रॉय जो है एक स्वॉर्ड एक्सरसाइज करता है, तलवार से एक एक्सरसाइज करता है फॉर बादशेवा। ही एक्चुअली स्लाइसेस द एयर इंचेस फ्रॉम हर बॉडी। सो ये उसका एंगर डेंजर भी दिखाता है, डिस्प्ले ऑफ द डेंजर, जो डेंजरस परफॉर्म एक्टिविटी वो करता है, जो स्टंट वो करता है, और उसका मैस्कुलिन चार्म भी। और उसी से बादशेबा ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली उसके प्यार में आ जाती है। हालांकि गैब्रियल उसको वार्न भी करता है कि देखो सार्जेंट ट्राई जो है वो एक विमेनाइजर है, सो तुम्हें इससे प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बादशेबा, अब तीनों में से बादशेबा का खुद का दिल किस पे आया है? वो आया है ट्रॉय पे। तो वो उसके साथ भाग जाती है। द ट्रेजेडी ऑफ फैनी रोबिन। व्हेन बादशेबा को तो नहीं पता था कि ट्रॉय जो था, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज सपोज्ड टू मैरी अ गर्ल जिसका नाम था फैनी रॉबिन, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जैसे आपने पीके मूवी में देखा होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि फैनी जो है वो गलती से गलत चर्च में चली जाती है। तो ट्रॉय को बड़ा इंसल्टिंग लग जाता है कि भाई शादी के दिन तुम चर्च में ही नहीं आई। तो वो उसको छोड़ देता है। सो अब करंटली क्या होता है, प्रेजेंट सीन में ये होता है कि एक प्रेग्नेंट डेस्टिट्यूट फैनी जो है वो वर्क हाउस में मर जाती है। तो उसका कॉफिन जो है वो कहाँ लाया जाता है? बादशेबा फार्म में। जैसे ही बादशेबा उसको खोलती है, एंड रूमर जो अभी तक चल रहा था कि भाई ट्रॉय एक लड़की से शादी करने वाला था, फेनी रोबिन से, वो प्रूफ हो जाता है। बिकॉज शी फाइंड्स फेनी विद हर डिसीज्ड बेबी। ट्रॉय जैसे ही एंटर करता है, वो फाइनली कॉफिन में वो लेडी को देखता है, यानी वो फेनी को देखता है जिसे वो करता था। और तब वो बादशाह को बोलता है कि तुम तो फेनी की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो उसकी मरी हुई बॉडी देख के इतना डिसहार्टन हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो जो है ही स्वेप्ट आउट टू द सी। नाउ ट्रॉय तो चला गया। अब ट्रॉय चला गया, ट्रॉय का पत्ता तो कट। अब बॉलीवुड दोबारा से अपना प्रेशराइज करना शुरू करता है बादशाह को कि तुम मुझसे शादी करो। वो बड़ी सी क्रिसमस पार्टी रखता है जहां वो अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला होता है। बादशाह को भी लगता है कि भाई मेरा क्या नाम है, मैं ट्रॉय के साथ थी, अभी ट्रॉय तो चला गया है, आई एम अ विडो, तो मैं फिर क्या कर लेती हूँ, अग्री कर लेती हूँ। क्लाइमेक्स क्या होता है कि पार्टी के बीच में ही एक बेगर आता है। वो बेगर कोई नहीं होता, ट्रॉय होता है। यानी ट्रॉय मरा नहीं था, ट्रॉय जिंदा था। सो ट्रॉय वापस आता है, क्यों? अपनी वाइफ को क्लेम करने के लिए, कि भाई मैं उसके पैसे, बिकॉज बादशाह तो रिच है, तो वो अपनी वाइफ और उसके पैसे को क्लेम करने आता है। वो बादशाह का हाथ पकड़ता है और उसको ले जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के ले जाते हैं। उसी मैडनेस और डिस्पेयर में बॉलीवुड को बहुत गुस्सा आता है और वो शॉटगन लेता है वॉल से और ऑन द स्पॉट ट्रॉय को मार देता है। तो तीन शूटर्स में से एक तो मर गया। अब फाइनली वो कौन है? ट्रॉय। अब क्योंकि बॉलीवुड ने मारा है, तो ही सेंटेंस टू कन्फाइनमेंट ड्यूरिंग हर मैजेस्टीज प्लेजर। सो उसको लाइफ जो है पूरी असाइलम में बितानी पड़ती है। तो अभी तीन में से दो गए। ट्रॉय तो मर गया, और मारा बॉलीवुड ने तो उसको पनिशमेंट मिला, वो भी असाइलम में चला गया। तो अभी कौन बचा? खाली गैब्रियल ओक। सो फाइनली बादशेबा जो है वो अकेली पड़ जाती है और उसको ये रियलाइज होता है कि लाइफ में जो भी डिजास्टर आए हैं, फायर आए हो, स्टॉर्म आया हो, या राइवल्स का डेथ हुआ हो, एक ही इंसान था जो अल्टीमेटली मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, वो था गैब्रियल ओक। वो भी बिना किसी डिमांड के। उसने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि मुझसे शादी कर लो, कभी कोई डिमांड नहीं रखी। सो व्हेन गैब्रियल मेंशन कि वो ही इज प्लानिंग कि वो अमेरिका चला जाएगा, सो बादशेबा उसके कॉटेज में जाती है। उसको रियलाइज हो जाता है कि लव जो है, इट्स नॉट अ फ्लैश ऑफ अ स्वॉर्ड जैसे ट्रॉय था, और द वेट ऑफ द डेट। तो वेल्दी होने से, ये सारे क्वालिटीज होने से लव नहीं होता, बट बेसिकली किस पे होता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे एंड शेयर्ड वर्क पे। सो वो चुपचाप एक क्वाइट सेरेमनी में शादी कर लेते हैं, एंड दे अचीव अ सब्सटैंशियल अफेक्शन दैट एक्चुअली हार्डी वांट्स टू डिस्क्राइब कि दैट इज ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ लव दैट एग्जिस्ट। सो आपको तीन सूटर्स यहाँ पे याद रखने हैं हमेशा। वन इज गैब्रियल ओक, जो जाना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उसके नेचर के लिए। बोल्डवुड, जिसको कंपेयर किया जाता है उसके ऑब्सेशन से, ड्यूटी से। ट्रॉय, पैशन और मॉडर्निटी। स्टॉर्म का सीन क्या है?
कि गैब्रियल और बाथशेबा एक साथ काम कर रहे थे टू सेव द हार्वेस्ट। जो ट्रॉय जो है, जबकि ट्रॉय अंदर पी के पड़ा हुआ था, ही रिप्रेजेंट द शिफ्ट इन बाथशेबा रिलायंस, कि ट्रॉय से उसका जो है वो इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स होता जा रहा था, गैब्रियल के टुवर्ड्स। नेचर को एज अ जज कैसे दिखाया है, द ग्रेट बार्न और जो वेदर है वो बेसिकली कैरेक्टर के मॉरल स्टैंडिंग्स के इंडिकेटर्स बनते हैं। ज्योमेट्री ऑफ लव आपने देखा होगा, चार कैरेक्टर के बीच में लव एंगल चल रहा है, तो इट इज क्वाड्रेंगल ऑफ कैरेक्टर। सब अलग अलग ह्यूमन एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, सब अलग अलग सोशल स्टैंडिंग्स दिखा रहे हैं। जैसे बाथशेबा एवरडीन को देखें, वो एक न्यू वुमेन है। शी इज वन ऑफ द हार्डीज मोस्ट फीमेल कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट है, वेन है, इम्पल्सिव भी है। वो क्लियरली सबसे पहले ही बोल देती है दैट आई डोंट वांट टू बी टेम्ड बाय मैरिज। उसकी जर्नी जो है वो ग्रोथ दिखाती है फ्रॉम सफरिंग, मूविंग फ्रॉम द वेनिटी ऑफ सेंडिंग अ प्रैंक वैलेंटाइन लेटर भेजती है, किसको भेजती है, बॉल्डवुड को भेजती है, टू द सॉम्बर मेच्योरिटी, कि फाइनली वो सारे डेथ और मैडनेस जब देख लेती है तो वो मेच्योर हो जाती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि व्हाट इज द ट्रू काइंड ऑफ लव। नेक्स्ट इज द गैब्रियल ओक। एज हिज नेम सजेस्ट, ओक ट्री क्या होता है, बहुत फर्म होता है, तो वो भी ओक की तरह बहुत फर्म है। ही represents the pastoral ideal कि गैब्रियल इज द ओनली कैरेक्टर जो अपने ट्यून में परफेक्ट है विद द नेचर। He can read the stars. He knows the behavior of sheep to predict the storm. His love is selfless. So वो बाशेबा के लिए एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। He is acting as a watchdog for बाशेबा's interest. इवन जबकि वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, उसके बावजूद भी वो उसके टुवर्ड्स लॉयल होता है। देन विलियम बॉल्डवुड, द ऑब्सेसिव रिप्रेशन। बॉल्डवुड जो है वो दिखाता है द डेंजर ऑफ इमोशनल रिप्रेशन। एक वेल्दी रिस्पेक्टेबल मैन है, लेकिन हिस्टोनी एक्सटीरियर, कि बाहर से वो जैसा दिखता है बहुत हार्श दिखता है, ही हाइड्स द वॉलेटाइल साइकी। उसका डाउनफॉल ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल स्पार्क, उसकी लाइफ का डाउनफॉल तो एक ही लेटर पे डिपेंड करता है, दैट इज द वैलेंटाइन लेटर, दैट लीड्स टू टोटल मेंटल कोलैप्स व्हेन अ पर्सन लैक्स गैब्रियल्स नेचुरल बैलेंस। इससे पता चलता है कि जैसे गैब्रियल में एक बैलेंस था, ऐसा उसके अंदर नहीं था, क्योंकि एक वैलेंटाइन लेटर ने उसको कंप्लीटली रूइन कर दिया। देन इज सार्जेंट ट्रॉय, विच इज हु इज मॉडर्न, हु इज सुपरफिशियल। ट्रॉय क्या है, एक आउटसाइडर है, और वो आता है एक ब्राइट येड यूनिफॉर्म में। ही रिप्रेजेंट्स द ग्लिटरिंग डिस्ट्रैक्शन, के मॉडर्न वर्ल्ड में जो चमक धमक आपका जो फोकस है चेंज कर देती है, ऐसा ही ट्रॉय को दिखाया है। उसका कोई रिलेशन नहीं है उस सॉइल से, उस जगह से, बिकॉज ही इज एन आउटसाइडर। उसको सीजन्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सो ही ओनली बिकम्स द कैटलिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी। उसकी वजह से ट्रेजेडी होती है। वो क्या करता है, बाहर के वर्ल्ड से केओस लाता है और रूरल लाइफ, जो अच्छी खासी रूरल लाइफ और वेसेक्स है, उसमें डाल देता है, तभी ये पूरी ट्रेजेडी क्रिएट होती है। देन मैन वर्सेस नेचर, द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। हार्डी के नॉवल में आप देखेंगे नेचर, मेजोरिटी बहुत सारे राइटर्स में है ऐसा, कि नेचर जो है वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। नेचर अपने आप के खुद के ह्यूमन कैरेक्टर दिखाता है। जैसे कि ग्रेट बार्न मैंने बोला, कि वो मिडिएवल शीप शेयरिंग बार्न को एज अ प्लेस दिखाता है जहाँ पे अर्थ के ओल्डर फैशंस रहते थे। He symbolizes कि रूरल लाइफ की कंटिन्यूटी है। इट स्टैंड्स इन द कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लीटिंग ड्रामास ऑफ द कैरेक्टर। स्टॉर्म सी मैंने आपको बताया, जो वो कवर करते हैं हेरिक को जब लाइटिंग स्टॉर्म आ रही होती है, वेरस ट्रॉय जो होता है वो आराम से पी के अंदर पड़ा होता है। तो ट्रॉय की यूजलेसनेस दिखाई है और गैब्रियल की कॉम्पिटेंस दिखाई है। इट इज द ओनली मोमेंट जहां बादशेबा को रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि भाई गैब्रियल एक्चुअली में क्या चीज है और गैब्रियल की ट्रू वैल्यू क्या है। द हैप ऑफ लाइफ, हैप आपको पता होगा कि हार्डी के नॉवल में मिलता ही है आपको। इट इज द मैटर ऑफ चांस। फैनी जो है वो रॉन्ग चर्च में चली जाती है, मैटर ऑफ चांस ही है। देन द लेटर इज इन द कार्बेट। छोटी छोटी जो चीजें हैं, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स है, जो ये सर्टनली चांसेस बन जाती है और इंसान की डेस्टिनी चेंज कर देती है। देन द थीम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। द टाइटल इज आयरॉनिक, टेकन फ्रॉम द थॉमस ग्रेज एलिजी इन द, ये आप याद रखेंगे कि इसका टाइटल जो है वो एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे के वर्क से ली गई है। जबकि आप कैरेक्टर्स अगर देखें तो दे आर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टू द सिटी। लाइफ इज फुल ऑफ मैडिंग पैशन एंड ट्रेजेडी। बादशेबा का रियलाइज होना कि वो एक पहले एक पुअर भतीजी थी,
फिर एक अचानक से क्या बन जाती है, वेल्दी फार्म ओनर बन जाती है। गैब्रियल का फॉल, वो उल्टा फार्म ओनर होता है। बदले में क्या बन जाता है बाद में, जब पूरी शीप्स खत्म हो जाती है तो लेबरर बन जाता है। तो सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाए हैं। देन डबल स्टैंडर्ड्स कैसे दिखाए हैं, जैसे आप फेनी रॉबिन के कैरेक्टराइज पे देखें। हार्डी क्रिटिक्स द हार्श विक्टोरियन ट्रीटमेंट ऑफ फॉलन वुमेन। फेनी की जो डेथ है इन द वर्क हाउस इज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द रियलिटी कि लोगों ने जो उस टाइम सोशल कोड्स ऑफ कंडक्ट थे उसमें जो उन्होंने फेस किया। अ थीम हार्डी वुड लेटर एक्सपेंड इन द टेस्ट ऑफ डर्बिविल्स एज वेल। लिटरेरी स्टाइल एंड सिंबोलिज्म क्या है, स्वॉर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बताया। इट इज द मोस्ट इरोटिक एंड मोस्ट सिंबॉलिक सीन इन विक्टोरियन लिटरेचर। स्वॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ट्रॉय के डेंजरस एंड पियर्सिंग मैस्कुलिनिटी और बादशाह की विलिंगनेस कि वो खड़ी है while he cuts the air around her symbolizes her total surrender कि भाई मैं mesmerized हो गई हूँ आपसे, आपको जो करना है करिए। The sheepdog, the death of Gabriel sheep at the beginning of the novel symbolize the cruelty of a nature कि nature जो है वो character की towards indifferent है and the fragility of human success. देन पब्लिकेशन की बात करते हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन कॉर्न हिल मैगजीन में आई थी 1874 में। टाइटल थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन द कंट्री यार्ड से लिया हुआ है। एंड द स्पेसिफिक लाइन इज द फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ। वेसेक्स का इंट्रोडक्शन है। इट इज द वेरी फर्स्ट नॉवल जहां पे उसने वो वर्ड वेसेक्स यूज किया है, विच इज अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ साउथ वेस्ट इंग्लैंड। टर्निंग पॉइंट क्या है, द नॉवल मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम एन अनोनिमस राइटर, उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है बिकॉज इसके बाद वो एक बहुत फेमस लिटरेरी फिगर बन गए थे। इट वाज हिज फर्स्ट मेजर कमर्शियल सक्सेस। देन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है, बादशेबा एवर्डीन है। नेम बिब्लिकल है क्योंकि ये जो बादशेबा है इट इज टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट्स, द वाइफ ऑफ यूरिया हु कॉट द किंग डेविड्स आई। शेफर्ड बात करें तो गैब्रियल ओक है। शेफर्ड क्या दिखा रहा है, पेस्टोरल हीरो दिखा रहा है। सो ही एक्चुअली कंबाइंस द डिवाइन, Gabriel means the archangel, with the terrestrial, that means oak tree. विलेन कौन है, इन तीनों में से विलेन तो है ट्रॉय, who's a son of a French governess and an English nobleman. So which explains his, इससे ये पता चलता है कि वो अनवेसेक्स था, यानी वो वेसेक्स का नहीं था, like his behavior and charm. देन विक्टिम कौन है, यहाँ पे फेनी रॉबिन है जो फॉलन वुमेन दिखाती है। हर ट्रैजिक मिस्टेक कि वो एक ही चीज गलत करती है कि वो गलत चर्च में चली जाती है, गोइंग टू ऑल सेंट्स चर्च जबकि उसके जाना था ऑल सोल्स चर्च में। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हैप विच इज चांस। देन आइकॉनिक सीन, स्वॉर्ड सीन्स मैंने पढ़ा दिया है। बार्ड, ग्रेट बार्ड क्या है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द टेम्पल ऑफ शेफर्ड्स। हार्डी यूज करता है दिखाने के लिए द परमानेंस ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो एग्रीकल्चर क्या है, परमानेंस है, और ह्यूमन इमोशन जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। स्वॉर्ड सीन जो है उसकी मेन ये लाइन आती है, होलो अमिड द फर्न्स। इट इज द मोस्ट इरोटिक मेटाफर इन विक्टोरियन लिटरेचर। स्टॉर्म सीन जहां पे मैंने आपको बताया वो दोनों जो है वो काम कर रहे होते हैं, वेयर एज ट्रॉय जो है वो अंदर पी कर पड़ा होता है। द gargoyle, after the Troy plants flowers on Fanny's grave, the rainstorm causes the gargoyle on the church tower to spout water directly onto the grave. So सारे फ्लावर्स जो हैं वो सारे के सारे वॉश अवे हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही थीम दिखाई गई है कि नेचर इज वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ह्यूमन रिमोर्स ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स। सो इसका जॉनरा क्या है, इट्स अ पेस्टोरल ट्रेजेडी। Although it has a relatively happy ending compared to his later works, The Imminent Will, though more prevalent in his later work, लेकिन यहाँ पे भी blind force तो दिखाया गया of fate that are visible here through the death of a sheep also and Fanny's wrong church also. Madding crowd, यहाँ पे crowd जो है टाइटल में, it refers to the insane world, the frenzied world. Ironically, characters जो है find plenty of madness in the quiet countryside.
So this was all about Far From the Madding Crowd. If you have liked the content, do like the video, subscribe the channel, and share it with your friends.